In column chromatography, another important term is peak capacity. Peak capacity represents the maximum number of solutes that can be resolved on a particular column. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिक्सचर है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं और हम एक कॉलम की ये कैपेसिटी मैयर करना चाहते हैं कि वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट्स को रिजॉल्व कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। तो वो हम कैसे मैयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पीक कैपेसिटी। पी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एन सी के साथ, और ये जो है ये कॉलम की प्रॉपर्टी होती है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 + √n/4 एल एन वी मैक्स वी मिनिमम। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को, और वी मैक्स का मतलब है और वी मिनिमम का मतलब है कि वो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वॉल्यूम मोबाइल फेज के जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो एल्यूट हो सकता है, अलग हो सकता है, वो कहलाते हैं। और जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है जिसके अंदर 10,000 थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, और यहाँ पर जो वॉल्यूम दिए गए हैं मैक्सिमम और मिनिमम मोबाइल फेज के वॉल्यूम जो कि सॉल्यूट को एल्यूट कर सकते हैं, उस बेस पर जब हम पीक कैपेसिटी फाइंड करें तो वो आती है 86। इससे ये पता लग रहा है 86 से कि ये जो कॉलम है ये मैक्सिमम 86 सॉल्यूट्स जो हैं उनको सेपरेट कर सकता है। लेकिन ये जस्ट एक एस्टीमेट है, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास कुछ सॉल्यूट 86 के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सॉल्यूट भी हो सकते हैं जिनकी रिटेंशन बिल्कुल करीब करीब हो, जिनकी पीक्स जो रेजोल्यूशन आएंगी उनकी रेजोल्यूशन जो है वो इतनी नियरेस्ट हो कि आप उन दोनों को अलग अलग जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर ही ना सके, उनकी रेजोल्यूशन बहुत क्लोजर भी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एस्टीमेट है, ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास पीक कैपेसिटी 86 आ रही है तो उतनी ही हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट सेपरेट होंगे। हाँ, ये एक एस्टीमेट जरूर है, लेकिन इससे बाज़ औक़ात जो है एस्टीमेट से कम सॉल्यूट्स भी आमतौर पर मिक्सचर में जो है वो डिस्टिंग्विश हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूट्स जो होते हैं उनकी कह लें कि रिटेंशन टाइम जो है वो काफ़ी, या उनकी जो रेजोल्यूशन है वो एक दूसरे के क्लोजर होती है। उसके बाद आ जाता है क्रोमैटोग्राफी। जब हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास इससे एसोसिएटेड कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स भी होते हैं इसकी पीक में। वो कौन-कौन से होते हैं? फ्रंटिंग और टेलिंग 2 इम्पोर्टेंट इसमें पैरामीटर्स हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास नॉर्मल इसकी पीक होती है, जब भी हम प्लॉट करते हैं तो नॉर्मल पीक एक गॉसियन पीक होती है। गॉसियन पीक उस पीक को कहा जाता है जिसमें सेंट्रलाइज्ड पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड पे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक जितने होते हैं। अगर इसके अंदर आपके पास इस तरह की डेविएशन आ जाए जैसे कि आप ये देख रहे हैं, स्टार्टिंग पे डेविएशन आ जाए, तो इसको कहा जाता है फ्रंटिंग। यानी आपकी पीक फ्रंटिंग स्टार्ट में ही हम उसके अंदर देख रहे हैं कि वो जो उसकी नॉर्मल जो उसकी गॉसियन शेप होनी चाहिए थी वो इफेक्ट हो गई है। तो ये फिनोमेना कहलाता है फ्रंटिंग का फिनोमेना कहलाता है। और फ्रंटिंग तब होती है जब आपने बहुत ज़्यादा सॉल्यूट अपने कॉलम के अंदर ओवरलोड कर दिया है। उससे क्या होगा? आपका सॉल्यूट जैसे ही आपने कॉलम के अंदर जो है प्लेस किया और मिस्टेकनली आपका सॉल्यूट बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसकी क्वांटिटी जो है वो लोड हो गई है। अब ये जो सॉल्यूट है ये इंटरैक्ट करना शुरू कर देगा विद द स्टेशनरी फेज, जिसकी वजह से हमारे पास शुरू में ही एक बहुत ज़्यादा जो है बैंड की ब्रॉडनिंग हो जाती है और हम फ्रंटिंग ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और जो एबनॉर्मेलिटी आइडियल बिहेवियर से हो सकती है वो है टेलिंग। दिस वन, इसमें आप देख सकते हैं शुरू वाला पार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एंड वाले पार्ट पर हम अबनॉर्मेलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। चूंकि ये पीक के एंड वाले पार्ट पर हो रही है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है टेलिंग का। टेलिंग किस वजह से होती है? टेलिंग इस वजह से होती है अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्टिव साइट्स प्रेजेंट हो स्टेशनरी फेज के अंदर। फॉर एग्जांपल आपकी स्टेशनरी फेज, आपने सिलिका ली हुई है, सिलिका के अंदर बहुत ज्यादा जो है उसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे, और उसकी नेचर पोलर होगी। पोलर नेचर की वजह से जो आपकी है सॉल्यूट, वो इसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करेगा। तो हम कहते हैं कि जब हमारा सॉल्यूट बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करता है स्टेशनरी फेज के साथ, या जब स्टेशनरी फेज के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं, तब हमारे पास जो है यहाँ पर टेलिंग का फिनोमेना होता है, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि पीक का जो शुरू वाला पार्ट है वो नॉर्मल है, लेकिन एंड वाले पार्ट पर हम एबनॉर्मेलिटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कहलाती है टेलिंग। तो यहाँ पर हम इसको देख भी लेते हैं कि हमारे पास टेल क्या, फ्रंटिंग क्या है? अ टेल एट द बिगिनिंग ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पीक यूजुअली ड्यू टू द इंजेक्टिंग टू मच सैंपल। और जब आप बहुत ज्यादा सैंपल इंजेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी,
सॉल्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेशनरी फेस के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, इंटरैक्ट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो है आपका बैंड जो है वो ब्रॉड हो जाएगा और हम वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे फ्रंटिंग का फिनोमेना। Similarly, tailing क्या है? A tail at the end of the chromatographic peak, usually due to the presence of highly active sites in the stationary phase. यानी वही मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, जब हम पोलर स्टेशनरी फेज लेते हैं, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, इनमें जो ऑक्सीजन ग्रुप्स हैं ये फौरन जो हैं वहां पर जो सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और हमारे पास जो है वहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है मौजूद होंगे, वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होंगे और जिसके नतीजे में सैंपल जो है वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करेगा टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज, जिसकी वजह से हम ये वाली एबनॉर्मेलिटी ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी आ जाती हैं, जो कि हम देख लेते हैं। हमारे पास इल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट टाइप है आइसोक्रेटिक इल्यूशन और एक हमारे पास आ जाती है ग्रेडियंट इल्यूशन। आइसोक्रेटिक इल्यूशन क्या है? आइसोक्रेटिक इसके नेम से पता लग रहा है, इसके अंदर कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है। अगर हमारे पास थ्रू आउट द जो क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस है, जब आपने सैंपल इंजेक्ट किया है वहां से लेके जहां तक आपको डिटेक्शन सिग्नल मिल रहा है, अगर इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारे पास मोबाइल फेस की कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है, तो ऐसी इल्यूशन का प्रोसेस कहलाता है आइसोक्रेटिक इल्यूशन। और अगर हमारे पास इसके ऑपोजिट हो जाए ग्रेडियंट, यानी जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत चेंज लेकर आ रहे हो, तो ऐसी इल्यूशन जिसके अंदर मोबाइल फेस की कंपोजिशन चेंज होती जा रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, वो चेंज आपके पास इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसा जो चेंज है आपके पास वो कहलाता है ग्रेडियंट इल्यूशन कहलाता है। अब ये इनके क्या क्या बेनिफिट है? आइसोक्रेटिक इल्यूशन आमतौर पे सिंपलर और फास्टर है, क्योंकि इसमें आपको कोई कंपोजिशन चेंज नहीं करनी पड़ी, और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जिस मिक्सचर को आप सेपरेट कर रहे हैं वो एक सिंपल मिक्सचर है और उसके अंदर जो एनालाइट्स हैं जिनको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उनके जो है वो रिटेंशन टाइम सिमिलर है। ग्रेडेड इल्यूशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है और उसके अंदर आपके पास इस तरह के कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिनकी रिटेंशन टाइम बहुत वाइडली वेरी करते हैं। मतलब एक आपके पास कोई ऐसा कंपोनेंट है उसके अंदर जो हाईली पोलर है और एक जो है वो हाईली नॉन पोलर है, तो अब आपके पास दो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स एक ही मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं। तो जब आपके पास इस तरह डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिटेंशन टाइम्स वाले कंपोनेंट्स मौजूद होंगे जिनको आप सेपरेट करना चाहते हो, तब हम कौन सी इल्यूशन इस्तेमाल करते हैं? प्रेफरेबली ग्रेडियंट इल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो आ जाती है कि फेजेस की बेस के ऊपर क्रोमेटोग्राफी की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक आ जाती है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी और एक आ जाती है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। इनको भी देख लेते हैं। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? जो आपकी नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी है उसमें आप अपने जहन में वही कॉलम क्रोमेटोग्राफी लेकर आए जैसे हम बात करते हैं सिलिका और एल्यूमिना बेस्ड। अब अगर हम इनकी बात करें तो इनके अंदर जो आपकी नॉर्मली रूटीन में हम स्टेशनरी फेज इस्तेमाल करते हैं वो सिलिका या एल्यूमिना होती है। इनकी नेचर होती है पोलर और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोबाइल फेज इस्तेमाल करते हैं दैट इज नॉन पोलर। तो इस तरह की क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम नॉर्मल कॉलम क्रोमेटोग्राफी जिसमें आप पोलर स्टेशनरी फेज इस्तेमाल करते हैं उसको नाम दिया जाता है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। और अगर मैं इसी का इन्वर्स कर दूं तो वो बन जाएगी रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आपकी स्टेशनरी फेस क्या हो जाएगी? नॉन पोलर। उसमें आप क्या कर सकते हो, वो जो आपके सिलिका के जो ऊपर टर्मिनल पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं उनको आप किसी मिथाइल ग्रुप से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिप्लेस कर दो, तो अब आपकी स्टेशनरी फेस क्या हो गई है? नॉन पोलर। आपने वो जो नॉर्मल मोड था उसको क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। तो ऐसी क्रोमेटोग्राफी कहलाती है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आप मोबाइल फेज इस्तेमाल करोगे डेफिनेटली वो क्या होगी? वो पोलर होगी। अच्छा, और इसमें हम क्या-क्या डिफरेंस स्पॉट कर सकते हैं? द डिफरेंस इन पोलैरिटी अफेक्ट्स हाउ कंपाउंड्स आर सेपरेटेड। तो आपके पास जो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी है इसमें आमतौर पर नॉन पोलर कंपाउंड्स क्विकली एल्यूट होते हैं। रीजन? क्योंकि इसमें आपने मोबाइल फेस भी क्या यूज की होती है? नॉन पोलर। और रिटेन कौन से होते हैं ज्यादातर? इसके अंदर पोलर कंपाउंड्स रिटेन होते हैं। जबकि अगर आप रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी की बात करो तो इसके अंदर चूंकि हमने मोबाइल फेस पोलर ली होती है इसलिए हमारे पास इसमें पोलर कंपाउंड्स यूजुअली क्विकली रिटेन होते हैं, इल्यूट होते हैं, और जो स्टेशनरी फेज होती है उसके साथ नॉन पोलर कंपाउंड्स रिटेन होते हैं। तो इसको मेमोराइज करने के लिए सिंपली हम इतना याद रख सकते हैं
नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस पोलर होती है, जबकि रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस नॉन पोलर होती है। ये जो डिवीजन की गई है ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फेस की गई है, और कौन सी फेस की बेस पर, स्टेशनरी फेस की बेस पर की गई है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज थी विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी।